कोई अपना लक साथ में लेके नहीं आता, वो बनाना पड़ता है। अगर आपके पास रिस्क लेने का एटीट्यूड है, मैं गुजराती हूं एंड वी नो द बिजनेस, एंड बिजनेस का एक ही फंडा है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। सो अगर 8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं, इंटरव्यू से पहले 1 महीने तक आप हॉस्पिटलाइज्ड है और उसे 1 वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो लक हैज टू कम विथ यू। उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आप जाके आए एंड ऑल, तो द सिंपल था कि मैं एग्जाम के लिए निकला, मेंस मेरा था, सुबह GS3 का पेपर था, 8:30 को मेरा स्कूटी स्लिप हो गया, मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया, लेफ्ट हैंड में इंजरी था, सीट से ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा, ओके माई राइट हैंड इज सेफ, एंड आई डिसाइडेड आई गो टू द एग्जाम हॉल एंड राइट द एग्जाम। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं वहां से उठ के रोने लगूं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मेंस खराब हो गया, और हॉस्पिटल जाओ, या दूसरा ऑप्शन था कि मैं देखूं कि मैं 3 घंटे और सर्वाइव कर सकता हूं। हां कर सकता हूं। मैं मेंस के लिए एग्जाम हॉल में गया। ये जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हैं, सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाते हैं। वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है। इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है, एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचता है। जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। और यही मेरा एटीट्यूड रहा है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पापा इलेक्ट्रिशियन थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, डायमंड के कारखाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने मैरिज में रोटियां बनाने का काम किया और उस तरह से मैं पढ़ा। लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो, एंड आई सेड नथिंग, क्योंकि अगर वो चीजें नहीं होती मेरी लाइफ में तो शायद आज आपके सामने में नहीं होता। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, जैसे सर ने बताया स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। क्योंकि अगर हम दिल्ली में थे, मेरे दोस्त के साथ में निकला बाहर घूमने, तो बोलता है यार ऐसी लाइफ चाहिए, कोई मगजमारी नहीं, आराम से बैठते हैं पूरे दिन एसी वाले कमरे में, बहुत सारे पैसे है और कोई टेंशन नहीं, ऐसी लाइफ चाहिए मुझे। मेरे पास ऑप्शन है। बोलते क्या? बोला देख सामने एटीएम का रूम दिख रहा है, एसी वाला कमरा है, बहुत सारे पैसे, कोई मगजमारी नहीं, जॉब ले ले। क्यों IAS IPS में दिमाग खराब कर रहा है? अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट लाइफ। जब भारत वर्ष का सपना चंद्रगुप्त ने देखा, चाणक्य ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संघर्ष जारी था, और तब राजा धनानंद की डॉटर दुर्धरा से चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चाणक्य उनको बोलते कि नहीं तुम्हें उससे दूर रहना है, तब चंद्रगुप्त बोलता है आचार्य कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में या ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान ना देना होता तो। और तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। अगर IAS बनने के लिए, IPS बनने के लिए सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको IAS IPS मिल जाएंगे। सो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस गेम ऑफ UPSC और MPSC,
Make sure that you have to sacrifice anything which will take you to your goal. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें टेंशन होती है, यार दोस्त की एंगेजमेंट है, उसकी बर्थडे पार्टी है, उसकी शादी है, अटेंड नहीं करूंगा तो बोलेगा मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा, एंड ऑल. लेकिन बिलीव मी, जब आप आईएएस बन जाओगे, वो सामने से याद दिलाएगा, भाई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा तूने. समझ रहे हो? तो जो कुछ भी इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो जब आप उस पोस्ट पे पहुंचोगे, सब कुछ वर्थ है, सब कुछ. मैंने जो मेरा इंटरव्यू था यूपीएससी का, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 23 मार्च को मेरा इंटरव्यू था. 20 फरवरी को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में, एंड बहुत हाई फीवर था, तो आईवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था. 1 मार्च को ठीक होके मैंने सोचा चलो दिल्ली निकलते हैं. 2 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा. 3 मार्च को वापस से टॉन्सिलाइटिस का अटैक होने की वजह से फ्लाइट लेके वापस से पालनपुर, अहमदाबाद. अगेन हॉस्पिटलाइजेशन. 15 मार्च को आई गॉट रिलीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल. 16 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा, और 23 मार्च को आई गेव माई यूपीएससी इंटरव्यू. तो 1 महीने का हॉस्पिटलाइजेशन. उसके बाद जब दिमाग में ये था कि मेरे साथ जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो 1 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड 1 महीने से मैं हॉस्पिटल में था, अगेन आई थॉट दिस इज द मोमेंट टू प्रूव योर सेल्फ. आई वेंट टू द इंटरव्यू, और पूरे
प्रिपरेशन। कभी कभी ऐसा होता था कि द हिंदू का पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया और उसके बाद आई वाज लाइक कि मैंने क्या पढ़ा। ये होगा, सबके साथ होगा। बट उस जगह अगर आप टिक गए, उस जगह अगर आपने पेशेंस रखा, उस जगह आपने अगर सरवाइव कर दिया, तो इस एग्जाम में भी सरवाइव कर जाओगे। क्योंकि यूपीएससी की जो रेस है उसमें कभी भी कछुआ, कभी भी खरगोश नहीं जीतेगा। इसमें जीतने वाला ऑलवेज कछुआ ही होगा, जो स्लो बट स्टेडी रहेगा। लग जाते हैं 5 साल भी लग जाते हैं, 7 साल भी लग जाते हैं, 9 साल भी लगे हैं लोगों को एग्जाम क्लियर करने के लिए। लेकिन बिलीव में जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो सारा सेक्रीफाइस आपको वर्थ लगेगा। आप पढ़िए लोगों के इंटरव्यूज। मैंने क्या किया कॉलेज के 4 साल में, आई वेंट थ्रू ईच एंड एवरी इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी टॉपर्स ऑन यूट्यूब। ईरा सिंगल से लेकर टीना डावी मैम तक सबकी इंटरव्यूज मैंने देखे। फॉर वॉट? जस्ट टू नो कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिससे इनको इतना टाइम लग गया, और मुझे कौन सी गलतियां रिपीट नहीं करनी है। क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं ना, वो जल्दी आगे आ जाता है। क्योंकि खुद सब कुछ अनुभव करके सीखने के लिए जिंदगी काफी छोटी है। आई डिड द सेम। 4 साल में हर एक टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, चीजें समझ ली कि ऐसी कौन सी चीजें जो इन सब ने की है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गलतियां हैं जो इन्होंने की और जो मुझे रिपीट नहीं करनी है। सो जब युद्ध के मैदान में हम उतरते हैं, इस चक्रव्यूह में उतरते हैं, तो अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की प्रिपरेशन के साथ उतरना है कि हमें पता होना चाहिए कि इससे बाहर कैसे निकले। आई डिड द सेम। कॉलेज के 4 साल इंटरव्यूज देखे, ब्लॉग्स पढ़े, समझा कि इसमें कॉमन मिनिमम क्या है। वो जो कहानी अगर आपने सुनी हो कि शार्पनिंग द एक्स, रोज अगर आप पेड़ काटने के लिए जाते हैं तो यू हैव टू शार्पन योर एक्स, अदरवाइज डे बाय डे आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी। 4 years इन माई कॉलेज आई शार्पन माई एक्स, जिससे 1 साल में मुझे कहीं पे रुकना ना पड़े। दिस वॉज द स्ट्रेटजी। आज मेरे पास काफी मैसेजेस आते हैं, सर प्लीज गिव मी योर स्ट्रेटजी। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने किसी टॉपर्स को पूछा होगा, प्लीज शेयर योर स्ट्रेटजी। वाई? हर एक की स्ट्रेटजी अपनी खुद की होती है। अगर आज 990 लोग यूपीएससी में सिलेक्ट हुए तो यू विल गेट 990 स्ट्रेटजीज, क्योंकि हर एक की स्ट्रेंथ और हर एक की वीकनेस अलग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होके, और कभी डॉक्टर को यह बोला है, सर जो आगे वाले पेशेंट को दी ना, मुझे वही मेडिसिन चाहिए। डिड यू से लाइक दैट? नो, क्योंकि उसकी बीमारी अलग है, मेरी बीमारी अलग है। सेम चीज विद यूपीएससी। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस अलग है, किसी टॉपर की स्ट्रेंथ और किसी टॉपर की वीकनेसेस अलग है। वाई शुड आई वॉक ऑन द सेम पाथ, जबकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए बना ही नहीं। आई हैव टू क्रिएट माई ओन पाथ। मेरा यूपीएससी का जो बुक लिस्ट है वो अगर आप देखेंगे ना, तो यू विल फाइंड कि ये कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स बुक लिस्ट है। मैंने कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी। आई नो यूपीएससी फ्रेटर्निटी के लिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आई नेवर रेड शंकर आईएएस, आई नेवर रेड योजना, आई नेवर रेड कुरुक्षेत्र। आई डिडंट डू राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस। मैंने मेंस में जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 का एक पेपर, एक ऐसे और ऑप्शनल का एक पेपर लिखा है। दैट्स ऑल अबाउट माई राइटिंग प्रैक्टिस। बिकॉज आई न्यू व्हाट आर माई स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर माई वीकनेसेस। मेंस में 3 चीजें होती है, हैंड राइटिंग, स्पीड एंड कंटेंट। When I was so sure about my handwriting and my speed, why should I waste my time on writing the papers? Instead of that, I focused on improving my content. Getting my point? So if you are the aspirant की जिसको लगता है कि 3 घंटे में मेरे से पेपर फिनिश नहीं होता, then go for writing practice. Then write as much as you can because you need that. But किसी टॉपर ने 50 पेपर लिखे हैं, 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे भी करना पड़ेगा। No, that's not the rule in UPSC. किसी ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मैं वहां चला गया, किसी ने वो टेस्ट सीरीज की, मैं वहां चला गया। नो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ, एंड दिस वाज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। सुनो सबकी, करो मन की। दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं। आपको 3 बार चीजें पढ़ के समझ में आती है, किसी को 5 बार पढ़ के समझ में आती है, किसी को 1 बार समझ में आ जाती है। बट आई वॉन्ट फॉलो द सेम पाथ जो आगे लोगों ने फॉलो किया है। वो मेरे लिए बना ही नहीं है। आई हैव क्रिएट माई ओन पाथ।
गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सो जो मजदूरी है वो सड़क पे एक इंसान 12 घंटे गड्ढा खोद के भी करता है, और एक टॉप कंपनी का सीईओ भी 12 घंटे दिमाग चला के मेहनत करता है. लेकिन हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन ऑन द रोड? बिकॉज ही यूजेस हिज माइंड. इन यूपीएससी वी आर सपोज टू डू द सेम. मुझे पता चला कि भाई लक्ष्मीकांत मेरी मेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता. प्रीलिम्स जैसे सर ने बताया वॉज नॉट इन टू कंसिडरेशन. आई नो कि उसमें सिर्फ एक ब्रिज क्रॉस करना है, एक हर्डल क्रॉस करना है. अगर मैं प्रीलिम्स में 180 भी लेके आया, 190, इवन 200 भी लेके आया, तो मेंस में तो मैं सबके बराबर ही खड़ा हूं. वाई टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन समथिंग विच इज जस्ट क्वालिफाइंग? इंस्टेड ऑफ दैट पुट योर फोकस एंड एनर्जी टू समथिंग, मेंस एंड इंटरव्यू, कि जिसकी वजह से आपको सर्विस मिलना है. गुड मार्क्स इन मेंस एंश्योर दैट यू आर इन द लिस्ट. Good marks in interview ensure that you get the service of your preference. Prelims is about quality. Mains is about quantity. Prelims में always मेरा टारगेट एक ही था, जो भी टेस्ट में देता था, जो भी मैं सॉल्व करता था, I just need to cross 120, that's all. जितना सेफली मैं 120 क्रॉस कर लेता था, I put the paper aside. क्योंकि आज तक यूपीएससी का कट ऑफ कभी 120 से ऊपर गया नहीं और जाने वाला नहीं है. That was very clear in my mind. सो मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम आउटपुट लेना वो प्रीलिम्स का काम था. एंड उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए. एज सर सेड, देयर इज नो सेपरेट प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स. व्हाट आई डिड, जनवरी तक मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन. फरवरी से आई स्टार्टेड टेस्ट सीरीज. वाजीराम में जनवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है. आई स्टार्टेड टेस्ट सीरीज, आई स्टार्टेड रिवाइजिंग द थिंग्स, एंड देन प्रीलिम्स आ गया, दे दिया, खत्म. इवन आई एम टेलिंग यू, 27 ऑफ अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया सिविल सर्विस 2017 का. I got 570 rank. I was sure that I'll get IPS, but again that IAS वाली चीज, तो फॉर्म फिलअप किया हुआ था. I'm like, okay चलो दे देते आई. So 15-20 दिन तो सेलिब्रेशन में निकल गए. रिजल्ट आया, IPS बन गए, अच्छा है, चलो सही. बाकी बचे थे मेरे पास 1 वीक 1.5 वीक, जिसमें से मेरे पास पढ़ना, तो पढ़ू क्या? आई टुक विजन 365, जिसमें से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. वो भी नॉट विथ फुल हार्ट, क्योंकि एक बार जो आपका सेलिब्रेशन चल रहा है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है. मैंने जैसे तैसे किया, लेकिन विजन में से इस बार कुछ पूछा नहीं, किसी में से कुछ नहीं पूछा 2018 में तो. बट स्टिल आई क्लियर द प्रीलिम्स बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रिपरेशन. मेरे साथ जिन्होंने 2018 की प्रिपरेशन की थी, जो 12 साल से 18 के लिए जो लड़ रहे थे, दे कुडंट क्लियर द एग्जाम. व्हाई? बिकॉज प्रीलिम्स इज जस्ट अ माइंड गेम. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सबसे अच्छी बात प्रीलिम्स में यह है कि आंसर आपकी आंखों के सामने है, जो मेंस और इंटरव्यू में नहीं है. So it's the most safest game. You just need to understand the trick which UPSC follows, where it can misguide you. तो अगर आपने यूपीएससी के पिछले 15-20 साल के पेपर आपने देख लिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे गड्ढा है. अगर यूपीएससी ने इस टाइप का स्टेटमेंट रखा है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस. बट होता यह है कि हम विजन वाजीराम की टेस्ट सीरीज करके जाते हैं, हमारा माइंडसेट उस हिसाब से बन गया है, एंड देन वी ट्राई टू अटेम्प्ट यूपीएससी. सो मेरा स्ट्रिक्टली एक ही चीज आपको कहना है कि अगर आपका प्रीलिम्स जून में है,
giving your 100% for this exam and with proper strategy. That is in my hand. I will do it. और अगर इतनी शिद्दत से मेहनत की है 100% देके और फिर भी एग्जाम नहीं होता, बिलीव मी, यू वॉन्ट बी डिससेटिस्फाइड, यू वॉन्ट बी डीमोटिवेटेड, यू विल फील आई गिव माई 100%, आगे उसकी मर्जी. ये एटीट्यूड के साथ रहना है इस एग्जाम में. मेरी बातें थोड़ी मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 9 पेपर होते हैं, इंटरव्यू इतने मिनट का होता है. नो, दैट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन इंटरनेट. व्हाट आई वांट टू फोकस इज व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट्स टू एंटर इनटू दिस फील्ड. इस चक्रव्यूह में उतरने से पहले कौन सी तैयारी आपको करके उतरनी है. एंड वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्फिडेंस. मुझे याद है मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था हु वाज अ डॉक्टर. वो प्रिपरेशन कर रहा था. जब भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था ना, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू आंसर. कोई भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैकल्टी, आंसर उसके पास रेडी था. एंड माई फ्रेंड्स आर, भाई ही इज सो टैलेंटेड, सो इंटेलिजेंट, हमसे कैसे हो पाएगा. आई मीन लाइक, व्हाई डू यू जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन हिज ओन पैरामीटर. यूपीएससी में एक वैकेंसी नहीं है, देयर आर 1000 वैकेंसीज. अगर वो एक भी लेगा तो 999 है हमारे लिए. Why to think about that one seat? And he couldn't clear the prelims of that year, even 2018 wala bhi. So understand this. It's not about your intelligence. It's not about how much you know. It's about how well you can express the things. So अगर मेंस में क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, फैक्ट्स लिख के आ जाओगे, you will feel that you won't get selected in exam. Because it's about understanding. You have to connect the links. करंट अफेयर्स में अगर कुछ पूछा है तो उसको बेसिक्स के साथ आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं. अगर ज्योग्राफी में कुछ पूछा है तो हिस्ट्री के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. हिस्ट्री में कुछ पूछा है तो इसको इकोनॉमिक्स के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं. दीज आर द थिंग्स यू नीड टू लर्न इन यूपीएससी. बट इन सारी चीजों के लिए, वेदर यू अपियर फॉर प्रीलिम्स, वेदर यू अपियर फॉर मेंस, और वेदर यू अपियर फॉर इंटरव्यू, वन थिंग इज वेरी मच नीडेड, दैट इज योर कॉन्फिडेंस. और कहां टूटता है ये कॉन्फिडेंस. इफ आई एम रीडिंग करंट अफेयर्स फॉर विजन आईएएस और मेरा दोस्त इनसाइट लेके बैठा है, तब मेरे में इनसिक्योरिटी आ गई, यार ये इनसाइट पढ़ रहा है, मैं विजन कर रहा हूं, कहीं छूट गया तो. आपने इनसाइट स्टार्ट किया, फिर कोई नेक्स्ट आईएएस का लेके आ गया, यू विल फील लाइक यार नेक्स्ट आईएएस करना पड़ेगा. उसने नेक्स्ट आईएएस, आपने नेक्स्ट कोई वाजीराम लेके आ गया. कहां पे भटकेंगे. यू हैव टू स्टिक टू वन रिसोर्स, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस सेम है, हर एक क्लासेस का मटेरियल सेम है. डिफरेंस कहां आता है कि 10 बुक लोग एक बार पढ़ते हैं, एक बुक आप 10 बार पढ़ रहे हैं. मुझे याद है जब मैं ये 1 घंटे में वाजीराम का करंट अफेयर्स पढ़ता था, वहां पे बैठ के एवरीबडी वॉज विथ विजन आईएएस करंट अफेयर्स. बट आई वॉज वेरी मच क्लियर कि विजन के करंट अफेयर से दे कैन क्लियर द प्रीलिम्स, बट मेंस का कंटेंट नहीं मिलेगा. जो मैं पढ़ रहा था दैट वाज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मेंस, एंड आई कंटिन्यू दिस वाजीराम विदाउट गेटिंग अफेक्टेड व्हाट अदर पीपल आर डूइंग. कोचिंग में भी ये सेम होगा. योर क्लासमेट्स विल बी डूइंग समथिंग, यू विल बी डूइंग समथिंग. जब लोग ने लक्ष्मीकांत नहीं किया, I didn't do Lakshmikant, I didn't read योजना, I didn't read कुरुक्षेत्र, but I was so sure about my mind कि इसकी जरूरत नहीं है. योजना में करते क्या है, किसी एक टॉपिक के जितने भी करंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, उसको बना के एक पूरा मैगजीन बना दिया. When you are reading the newspaper, when you are watching the राज्यसभा टीवी, when you are reading the monthly magazines, जो सारी करंट अफेयर्स को ही कवर कर रहा है, तो उसी चीजों को उन्होंने सेग्रीगेट करके अलग दिया है. अब उसमें आप 3 घंटे अलग से वेस्ट करो. उससे बेटर है कि वो 3 घंटे उसी चीजों पे डालो जहां पे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. सो विथ मिनिमम मटीरियल, मिनिमम रिक्वायर्ड मटीरियल, यू हैव टू गिव योर ऑप्टिमम आउटपुट. मल्टीपल रिसोर्सेज ले जाने का कोई मतलब नहीं है. यू विल बी कंफ्यूज. एंड जो फर्स्ट टाइमर्स है उनके लिए बोल रहा हूं कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट योर बेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आपके पास लिमिटेड होता है. क्या होता है, ज्यादा पढ़ के जाते हैं ना जब मेंस में, ये लिखूं वो लिखूं ये लिखूं, उसी में कंफ्यूज. उसमें आता ही बहुत लिमिटेड है, लिखना भी लिमिटेड ही है. राइट. सो इट्स अबाउट योर लिमिटेड नॉलेज विथ मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग. अगर किसी चीज को आप समझते हैं तो उसको अच्छी तरह से सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए समझ लीजिए. दैट्स ऑल.
मैंने जब यूपीएससी के बेस पे जीपीएससी का एग्जाम दिया, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 1, तो मैंने कोई जीपीएससी के लिए अलग प्रिपरेशन नहीं किया था. जो यूपीएससी का प्रिपरेशन था उसी के दम पे जीपीएससी का एग्जाम दिया. लेकिन सिलेबस कितना टारगेट किया? जो दोनों में कॉमन था. उस कॉमन सिलेबस के बेस पे मैं गुजरात में ऑल गुजरात रैंक 34 ला पाया. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट I did my entire preparation in English from scratch to the end in Vajiram, which is an English medium institution. I wrote my mains in Gujarati, entire mains, with Gujarati literature as an optional subject, for which I didn't prepare in Delhi. See the level of uncertainties. But that was well designed according to my strength and my weaknesses. I knew कि मेरा स्कूलिंग गुजराती मीडियम में हुआ है. द वे आई कैन एक्सप्रेस इन गुजराती आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन इंग्लिश. एंड यूपीएससी मेंस इज ऑल अबाउट एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल, इन विच यू हैव टू राइट योर ओन थॉट्स. वाई शुड नॉट आई ज्वाइन गुजराती मीडियम? प्रिपरेशन इंग्लिश में था, लेकिन वो किस लिए था? टू अंडरस्टैंड समथिंग. वंस यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, यू कैन रिप्रेजेंट इन इंग्लिश एज वेल, गुजराती एज वेल, हिंदी एज वेल. सो मीडियम का तो कोई क्वेश्चन यूपीएससी में कहीं पे भी नहीं आता है. बिलीव मी, इफ यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स वेल, यू कैन रिप्रेजेंट इन एनी लैंग्वेज. एंड यूपीएससी डोंट सी योर फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इन द लैंग्वेज, इट सीज योर क्लैरिटी एंड द वे यू एक्सप्रेस द थॉट्स. सो नेवर एवर बी कंफ्यूज अबाउट योर मीडियम ऑफ एग्जाम. चूज द मीडियम जहां पे आपको लगता है कि आप अपना 100% दे सकते हैं. और अगर फिर भी कंफ्यूजन है, take an essay topic, write down one essay in Marathi or Hindi or whichever language you are confused with, and write the same topic in English. Get it evaluated by yourself only and see where you have given your 100% and optimum output. That is your language which you can choose for the mains. That's all. यूपीएससी में इंटरव्यू इंग्लिश में दे या हिंदी में दे, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते उसी लैंग्वेज में देना है. That's all. सर कितने घंटे पढ़े? 1 टेस्ट. रात को जब सोने जाते हो अपने आप से पूछो कि आज के दिन में कितना टाइम वेस्ट किया. वो वेस्ट होता टाइम जब कम होता दिखे, समझ लेना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. नेवर एवर गो विद द क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स. 2 चैप्टर खत्म करने हैं, 5 चैप्टर खत्म करने हैं, 15 घंटे पढ़ना है. नो, इट्स वेरी मैकेनिकल. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स. एंड वन वेरी वेरी क्लियर थिंग विच the classmates of mine have done the mistake, never go for any shortcut. It will never help you in UPSC. लोग क्या करेंगे? मंथली मैगजीन पढ़ेंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, और फिर लास्ट 2 महीने में दे विल टेक 365. जब पढ़ा है और उसी में से वो मटेरियल बना है, तो जो चीजें पढ़ी है उसी को बार बार रिवाइज करने का क्यों हम नहीं सोचते? When you will read one thing for 5 times, 6 times, believe me, you will get the thorough understanding of that particular topic. But अगर सेम टॉपिक को आप किसी और बुक में से पढ़ेंगे ना, you will have to start from the scratch. क्योंकि माइंड की मेमोरी जो जिस हिसाब से काम करती है, आपको उस हिसाब से काम लेना है उसके पास से. I have never asked any senior about, सर इसके लिए कौन सी बुक पढ़े, इसके लिए क्या करें. हाँ, अगर कहीं डीमोटिवेट होते हैं, कहीं आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, कहीं आपके नेगेटिव मार्क्स कम ज्यादा हो रहे हैं, या फिर प्रीलिम्स में आपका स्कोर कम है, यू कैन डेफिनेटली आस्क देम कि मेरी मिस्टेक कहां पे हो रही है. बट रिक्वायरमेंट हमारी अलग है, तो जरूरतें हमारी अलग है, तो सोर्सेज भी हमारे अलग होंगे. तो मुझे जब लगा, एंड मेरी पूरी प्रिपरेशन मेंस एंड इंटरव्यू ओरिएंटेड ही थी, प्रीलिम्स के ओरिएंटेड मैंने कुछ नहीं पढ़ा. आई नेवर रेड इंडिया ईयरबुक एज वेल, क्योंकि पता है इंडिया ईयरबुक में होता क्या है? करंट अफेयर्स का अपडेशन. When you're reading current affairs monthly magazine, जो लोग हर जगह से उठा के बनाते हैं, why to waste your time and energy on something which is a repetition of the same thing? So you have to be very smart in your approach. And one thing, अगर सिविल सर्विस में जाना है और इस गेम में टिकना है, तो आपका जो इंस्पिरेशन होना चाहिए, that should be from within. आपको आईएएस आईपीएस क्यों बनना है? दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन. और जब भी डीमोटिवेशन जैसा लगे, जब भी लगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. अगर कन्विक्शन स्ट्रांग होगा क्यों बनना है,
यू विल बी एबल टू स्टे इन दिस गेम। लेकिन अगर पैसों के लिए
said there is no failure in my life. There are certain experiences in my life. If you want to make it success or failure, it's in your mind. अगर किसी चीज आपके साथ कुछ हुआ, उसमें से सीख के आगे बढ़ना का एटीट्यूड आपके पास होगा, यूपीएससी इज ऑल योर्स. सो वही चीज जो कहावत है, डिजर्व बिफोर यू डिजायर. इफ यू वांट टू बी इन सिविल सर्विस, यू हैव टू डिजर्व फॉर दैट. इफ यू वांट कि आपके घर में फॉर्च्यूनर हो, तो पहले फॉर्च्यूनर रखने की जगह होनी चाहिए. इन सिंपल वर्ड्स, राइट? सो इफ यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज, यू हैव टू डेवलप दैट माइंडसेट. मेरा अगर यूपीएससी का इंटरव्यू आपको पढ़ना हो, तो इट्स अवेलेबल ऑन माय फेसबुक, मेरा फेसबुक अकाउंट पे थोड़ा स्क्रॉल करके अगर जाओगे, इट्स सफीन हसन, SAFIN, उसमें अगर आप नीचे जाओगे, यू विल फाइंड द पीडीएफ जिसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए और उसके क्या आंसर मैंने दिए. एवरीथिंग आई हैव रिटन डाउन. आई वाज आस्क्ड अबाउट इस्लाम, casteism in Islam, why it is still persistent in Islam, why there is a university called Aligarh Muslim University and another is Banaras Hindu University, what is the relevance of madrasa system, what is fatwa, everything from Islam. Not because they want to do something, some bias with me or something like that. They just want to check कि अगर इस इंसान को हम IAS या IPS के पोस्ट पे बिठाते हैं, whether he will treat the person as a citizen of India or member of any one particular community. And that's why I could score 204 in UPSC interview. Because I could satisfy them. And this is not because I could score, this is the requirement of this job. अगर आपको लगता है कि बीइंग मुस्लिम आपके साथ कुछ डिस्टिंग्विश बिहेवियर किया जाता है, मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया. मेरा एक इंटरव्यू है जिंदगी विथ रीचा में, जो अंसार भाई का काफी वायरल हुआ था. सेम रीचा अनिरुद्ध ऑल्सो टुक माई इंटरव्यू. शी आस्क्ड मी दिस कि व्हेन यू बिलोंग टू गुजरात एंड व्हेन यू आर एन IPS ऑफिसर, कहीं ना कहीं दिमाग में 2002 आता है और उसके बाद आपको कहीं लगा कि बीइंग अ मुस्लिम आपके साथ कहीं पे कोई भेदभाव हुआ है या कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. एंड आई सिंपली सेड नो, आई नेवर फेल्ट लाइक दैट, बिकॉज मेरे दिमाग में कहीं पे डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. इट्स ऑलवेज हियर. इफ आई ट्रीट पीपल डिफरेंटली बेस्ड ऑन द रिलीजन और द कास्ट, आई विल सी हाउ पीपल बिहेव विथ मी फ्रॉम दैट एंगल ओनली. But if I am treating everyone equally, if I have no bias in my mind, I will not see biasness or this kind of discrimination anywhere. If you want to enter into this service, this is the first and foremost requirement, that you have the secular outlook, secular thinking, and thinking as per the Constitution of India. That's all. So जो मैं deserve before you desire की बात कर रहा हूं, वो यहीं से शुरू होती है. एक IPS और IAS बनने के बाद आपको जो चीजें करनी है, वो आपको यहीं से इम्बाइब करना स्टार्ट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट गो टू ईच एंड एवरीवन एंड आस्क इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं. यू हैव द इंटरनेट, फाइंड योर क्वेश्चंस एंड फाइंड योर आंसर्स बाय योरसेल्फ. When you will become an IAS, tell me one thing, कलेक्टर का चार्ज मिला आपको, कोई क्वेश्चन आया, you will go to 10 people and ask इसमें क्या करना चाहिए. No, you have to take the decision and act on that. Being an IPS, आपको कहीं पे मोब हैंडल करने जाना है, यू कैन नॉट आस्क योर सबऑर्डिनेट्स योर कांस्टेबल, भाई इसमें क्या करूं. यू हैव टू टेक डिसीजन. दैट डिसीजन मेकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. मैं लक्ष्मीकांत पढ़ू, DD बासु पढ़ू, सुभाष कश्यप पढ़ू या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ू, यू हैव टू डिसाइड बाय योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. मैं द हिंदू पढ़ू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ू, मुझे जो चीजें ज्यादा समझ में आती है, आई रीड दैट थिंग. न्यूज तो सेम ही है, राइट? मुझे जो चीजें समझ में आती है और यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट है, ये दोनों चीजें मुझे ध्यान में रखनी है. सो विद दिस 50 minutes ऑफ कथा, आई विल टेक 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मुझे बताना है, एंड नॉट फॉर यूपीएससी जीपीएससी, फॉर द एंटायर लाइफ, कि जितने भी कंप्लेंट्स आपकी लाइफ में है, मैं यहां से आता हूं, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, मैं वो करता हूं, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, ये सारे हमने अपने आप को दिए हुए एक्सक्यूजेस है. यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय योर सेल्फ. अगर इंग्लिश नहीं आता है, आई कैन स्टार्ट विद द 5th standard बुक. और 5th standard बुक से भी शुरुआत करने में अगर मुझे अपना ईगो बीच में आ रहा है, देन आई कैन नॉट लर्न इट एट एनी स्टेज ऑफ माई लाइफ. स्टार्ट विद द 5th standard बुक. स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. अगर बोलने में शर्म आती है, अपने मोहल्ले के किसी 3-4 बच्चों को जो 1st, 2nd standard में, उनको उठाओ और उनके साथ बातें करो. उनको वैसे भी समझ में नहीं आ, और अपने को वैसे भी पता है अपन क्या बोल रहे हैं.
गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर वहां पे भी अगर ईगो बीच में आ रहा है, स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, स्टार्ट स्पीकिंग. मैं 11th-12th में था, मुझे पता था मेरा इंग्लिश कैसा है, फिर भी आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है. अगर किसी मूवी में इंग्लिश डायलॉग सुन लिया, पूरा दिन मेरे दिन मतलब जहां पे भी कोई भी बात करूंगा मैं वहां पे वो डायलॉग घुसाऊंगा. दिस एटीट्यूड शुड बी देयर. अगर आज हिस्ट्री में से या एनसीईआरटी से 5 ऐसी चीजें आपने नहीं सीखी है, ट्राई टू थिंक अपॉन दैट, ट्राई टू पॉन्डर ओवर दैट. ये मराठा साम्राज्य वाली जो नोट्स दी थी, ट्राई टू मेक द समरी आउट ऑफ इट, कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर टिकना है तो क्या क्या जरूरी है, किसी एम्पायर को अगर बनना है तो क्या क्या जरूरी है, कहां पे उन्होंने मिस्टेक की. They should have focused on the consolidation rather than expansion. They focused on the expansion rather than consolidation. And that is where they made the mistake. Till the time of Akbar, it was same. But later on, that consolidation comes into picture. UPSC में भी same है. Consolidate what you are read and then go for the expansion. अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसको कंसोलिडेट करोगे, इसमें से क्या निकला, देन गो फॉर द बिपिन चंद्रा एडवांस बुक्स. गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर आपको भी आपका यूपीएससी का एम्पायर मजबूत बनाना है, देन गो फॉर द कंसोलिडेशन फर्स्ट एंड देन गो फॉर द एक्सपांशन. तो लाइफ में जो मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड की बात कर रहा था, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगा. यू हैव टू पुट ऑल योर कंप्लेंट्स असाइड, स्टार्ट प्रिपरेशन. क्योंकि आज तक दुनिया यह मानती थी कि एक भी शब्द बिना बोले हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तब हमारे साथ थे चार्ली चैपलिन, जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया. आज भी दुनिया जब यह मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया. आज भी अगर दुनिया यह मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था. आज भी दुनिया अगर यह मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में. और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. आज भी दुनिया अगर यह मानती है कि हम कम एज ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन, जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं. अगर आप यह मानते हैं कि सिविल सर्विस में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी बॉलीवुड का बादशाह है. अगर आज तक दुनिया यह मानती थी कि हम सिर्फ धरती पे रहने के लिए बने हैं, हमारे सामने नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चंद्र पे जाके आए, आज तक हम ये जानते हैं कि हम क्या है, हम क्या बन सकते हैं, ये जानने का टाइम शुरू होता है अब. थैंक यू सो मच. Wow, that was full power. Thank you very much, sir. So, yeah, so I would request all my volunteers to come around, and also we would like to present some Thanksgiving memento to our beloved guests. And yeah. Also, after this, we would like to open our podium for a question answer round. And just to also let you guys know that when we guys exit, so our volunteers would be standing at the exit gates. So just remove your registration form from the thing that has been provided, fill it up, and while exiting, give it to them. And also we have provided some tea and coffee at the exit, so you can have that. Okay, so you can just drop your registration form at the registration desk while going. Yeah. Okay, so we open the podium for question answers. Can we have the mic for the audience, please? Yes. Anybody who would like to ask any question to any of our guests, please? Hello. Good afternoon, all of you. My name is Shehbaz Mania. Sir, my question to you is 2013 से जब सिलेबस चेंज हुआ तो 13 से 15 तक प्रीलियम का पैटर्न अलग था और 17-18 में पैटर्न अलग था. तो सर आपका जो अटेम्प्ट है दोनों भी वो 17 और 18 के है. तो आपने
पहले इसका अटेम्प्ट ना देते हुए ये दोनों से कोप अप कैसे किया प्रीलिम्स, मतलब सडन चेंज था पैटर्न में, तो और आपने दोनों भी प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, तो सर प्रीलिम्स के ऊपर थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए, थैंक यू। सी 16 और 17 का, सॉरी 17 और 18 का प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न अलग था, लेकिन वन थिंग इज दैट कि वो सबके लिए अलग था। जो 4 साल से प्रिपरेशन करी है उनके लिए भी और जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए भी। सो यू हैव टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि जो अनसर्टेनिटी है दैट इज पार्ट ऑफ यूपीएससी, इट्स अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर इफ यू हैव नोटिस्ड 17 का मेंस का पैटर्न भी अलग था कंपेयर टू 16। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू लेवल प्लेइंग फील्ड। यूपीएससी का ये चीज है कि इट विल ऑलवेज इक्वल द अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। तो सीनियर और फ्रेशर्स के बीच में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए दे गिव दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी। वन थिंग मेक श्योर, 17 का पेपर पैटर्न अलग था, 18 का तो कंप्लीटली अलग था, 19 का वी डोंट नो कि कैसा होगा। सो योर प्रिपरेशन शुड नेवर गेट चेंज्ड। आपका जो ट्रैक है जिसमें आप स्टेटिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस हिसाब से कर रहे हैं, फॉलो द सेम, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग द सेम एंड वॉट एवर द चेंज विल बी देयर इन यूपीएससी विल बी इक्वल फॉर ऑल। वहां पे आपका जो ऑफिसर वाला एटीट्यूड है, नई चीजों को कॉप अप करना और नए चैलेंजेस को फेस करना, जो आप ऑफिस में बैठ के हर रोज हर घंटे करेंगे, वो यूपीएससी में करना है।
सर काम ही है सर, फ्रेंड आपका आ गया, उसने कहा अरे यार आईएएस बनने जा रहे हो। अच्छा, ये सीधे हमला कभी नहीं करते, ये इनडायरेक्टली करते हैं। मेरे पास एक लड़की आई 4 दिन पहले, उसने कहा सर मेरे पापा बहुत परेशान है, हमसे करे वापस आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, अपने पापा को बोलो मुझसे बात करे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ बताइए। तो बोले ऊर्जा साहब हमें बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा कैसे, बताइए हमें। बोले हमारे पड़ोसी बता रहे थे कि दिल्ली बड़ी ऐसा ऐसा कांड हो गया, बीच में कांड हो गया था तो काफी फेमस था, एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो गया था, उसकी हत्या हो गई थी। मैंने कहा सर इंदिरा गांधी मार दी गई सर, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थी, आप खुदा बन रहे हो सर, बचा लोगे, ले जाओ सर। हिस्ट्री ने जिसको भी ग्रेट कहा सर, 51 साल की कैरियर में उस आदमी ने तौहीद इलाही, आज मैं तो यूपी का हूं, इलाहाबाद का नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया, लेकिन कभी अगर मेरी मुलाकात हमारे ऑनरेबल सीएम से होगी तो मैं उनसे बोलूंगा सर इलाहाबाद का नाम तो उसने कभी चेंज ही नहीं किया सर, उसने चेंज ही नहीं किया सर। प्रयाग आज भी वहां मौजूद है, प्रयाग स्टेशन, आप कभी इलाहाबाद जाएंगे तो आप देखेंगे वहां 2 स्टेशन है, एक इलाहाबाद स्टेशन है, एक प्रयाग स्टेशन है। तो प्रयाग तो वहां आज भी है सर। इलाहाबाद इज अ मीटिंग ग्राउंड। जैसे मैंने आगरा के बारे में आपको बताया, तो इलाहाबाद में 2 नदियां आके मिलती हैं, यमुना और गंगा। तो आप पूरी नॉर्दर्न इंडिया उस नदी से कवर कर सकते हो। तो वो बेसिकली एक मिलिट्री बेस है सर। आप कभी इलाहाबाद जाओगे तो आप देखो गंगा के किनारे वो किला बना हुआ है, आर्मी स्टेशन है। उसने सर पहली बार हिंदुस्तान में, दूसरी बार, पहली बार हर्षवर्धन ने कराया, उसने सारे संतों की मीटिंग कराई सर। ये जो आज आप कुंभ देखने जा रहे हो, इसकी शुरुआत हर्षवर्धन ने की। तो सर टैलेंट ही इसी चीज का है। मालिक ने हमें तोहफा दिया, मैंने आपसे कहा मन, तो वो कहता है कि अब ये दे दिया। 1453 मुसलमान दुनिया की ऊंचाई पे, स्पेन, चाइना सी, कैस्पियन, हिंदुस्तान, यहूदी जमीन पे। सर आज आप देखो यहूदी दुनिया में ऊंचाई पे, मुसलमान जमीन पे, क्योंकि एक चीज मिस कर गए वो, कि हमें समय को समझना है सर। यही तो टैलेंट है, यही तो हिस्ट्री मुर्दों को क्यों छेड़ेगी। उमर साहब थे खैलिफ, आप देखो पुराने जितने भी कैलिफों, आप जो आज अमेरिका में डिपार्टमेंट है रॉकफेलर, वो कहां से आया सर? बगदाद से। उस डिपार्टमेंट को किसने बनाया था? कैलिफ अल हारून ने। उस डिपार्टमेंट का नाम था बैतुल हिकमत। दुनिया के सारे विद्वानों को बगदाद बुलाया जाता था। मैंने तो मास्टर ब्लास्टर सचिन का नाम सुना, आज मैंने मास्टर ब्लास्टर सैफिन को देखा सर। आपके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल बैठा हुआ है सर। यही तो आपने अपने बेटे को गलत मना किया सर। सर मैं माफी चाहता हूं, आपको नहीं करना चाहिए था सर, क्योंकि तब आपको समझ में आता वो टैलेंट जो है ना सर, हो सकता है आपके बेटे के सामने लग जाता द ग्रेट। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं सर, हो सकता है वो बंदा उस चीज, यही तो चुनौती है सर। मैं एक जगह क्लास लेने गया, मैं अब हिस्ट्री मुझे पढ़ाना है सर, तो और मुझे यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ाना है। उन्होंने मुझसे कहा ओझा साहब आपने मुगलों की बड़ी तारीफ कर दी। मैंने कहा सर मैं थोड़ी करता हूं, इतिहास करता है सर। बोले नहीं आपने कुछ ज्यादा ही कर दी। अरे मैंने कहा किसकी कर दी सर? मुगल मेडिवल इंडिया हमारा, एक कम्युनल दंगा नहीं हुआ सर। एक क्लास में 100 से ज्यादा लोग बैठे, मुझे एक दंगा बता दो जब मध्य मेडिवल इंडिया में कोई दंगा हुआ ही नहीं सर। इल्तुतमिश, मौलानाओं का एक डेलीगेशन उससे मिलने के लिए आता है, इंप्लीमेंट डेथ और इस्लाम इन हिंदुस्तान। उसका गुरु है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप दिल्ली जाओगे तो देखोगे कुतुब मीनार, वो उसी की है, काकी साहब के नाम पे है। सूफी आदमी कुतुबुद्दीन ऐबक मिलने गया काकी से, कहा कि सर ये हमारे जो धार्मिक लीडर हैं ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं। उसने पूछा कि ये जो क्राउन रखे हो सर पे कितने का? कहा 5 करोड़ का। कहा ठीक। और मौलाना साहब? बोले 10 रुपए का। तो एक कांस्टेबल भी कैप पहनता है, एक सब इंस्पेक्टर भी पहनता है, एसपीसीटी भी पहनता है, लेकिन हर कैप की एक वैल्यू है सर। वो वैल्यू उसकी थॉट प्रोसेस को डिफाइन करती है। संत अलग है सर, उनको बीच में मत लाइएगा, वो तो कुछ नहीं पहनते। उसने कहा तो तू 5 करोड़ के हिसाब से सोच, 98% नॉन मुस्लिम, हम 2%, हम इन पे शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडेड है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते।
यही हमारी ताकत है। अगर तुमने इनके धर्म पे हाथ रखा, ये 98 एक हो जाएंगे, और अगर ये 98 एक हो गए, मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा। मैं तो यूनिटी ऑफ गॉड में बिलीव करता हूं। सर दास था वो स्लेव, इल्तुतमिश का जीवन स्लेव से शुरू हुआ सर। उसकी बेटी, 50 बेटे थे सर, 50। ग्वालियर में मार हो गया वो। उसने अपने बेटों को खत लिखा कि आओ मेरी मदद करो। कोई नहीं गया कि मान लो अब्बा वहां मर गए तो यहां दूसरा भाई कब्जा कर लेगा। उसकी बेटी गई सर, रजिया। उसने कमांड ली अपने हाथ में, ग्वालियर के राजा को हराया सर, ग्वालियर पे कब्जा किया। उसने ग्वालियर में अपनी बेटी का राज्याभिषेक कर दिया। 13वीं शताब्दी का मुसलमान। उसने ग्वालियर में, उसने कहा मेरे बाद मेरी बेटी। नहीं सर, ये मास्टर ब्लास्टर हमारा आपसे अभी, आपने शायद सुना नहीं इसको कायदे से। इसने कहा आपको दूसरों को नहीं सुनना सर, आप अपने बेटे को सर फिर से भेजिए, हो सकता है वो भारत को दूसरा अकबर मिल जाए। आज तो सर हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है ना सर। मैंने क्लास में कहा, शुरुआत में जब बोल रहा था, मैंने कहा सैफिन से मेरा एक अलग लगाव है। सोच पढ़ने से कुछ नहीं होता। तोतों को भी सिखाते राम राम, पर कोई तोता आज तक अरहत हुआ नहीं हुआ। मालिक की सबसे बड़ी गिफ्ट यही है सर। तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने साहबजादे से कहें कि आप जो करना चाहें आप करें। दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी सर। मैंने तैफ का एग्जाम्पल दिया था क्लास में। आज दुनिया का दूसरी जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो मोहम्मद साहब की फॉलोवर है सर। चुनौतियों से जो लड़े वो हीरो, और चुनौतियों को जो दर्द कहे वो आम आदमी। सर कुछ और कहें? थैंक यू सर। I'll just add one thing. ये सबके लिए है, एक्सपीरियंस के लिए भी है। इन एवरी हालात वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस। या तो हालात से लड़ना है या हालात से डरना है। यू हैव टू चूज योर ओन। और सेकेंड थिंग, मुझे ये सेम क्वेश्चन पूछा था सर, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन आई वॉन्ट टू से दिस पीपल। किसी ने मुझे मैसेज किया कि किसी एक स्टेट में कोई एक सिटी का नाम बदला जा रहा है, आप उस पर क्या कमेंट देंगे? आई सेड, जिस दिन तुम्हें उससे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा उस दिन वो भी बंद हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई अंडरस्टूड कि आपका जो रेफरेंस है वो वैल्यू सिस्टम पे है। सी देयर आर सर्टेन ऑफिसर्स जो आज भी उनकी वैल्यू सिस्टम को लेके चल रहे हैं। ओके, तो केसेस तो होंगे, सिस्टम है, उसके लूपहोल्स है, उसको लोग यूज भी करेंगे। आपका कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता अगर आपने अपने एथिक्स को नहीं छोड़ा है। आर्टिकल 311 of the Constitution gives the highest level of security to any civil servant working in government of India or state government. लेकिन अगर आपकी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है जो उनके हाथ में आ गया, then you can be played with. So if you are very much clear about your role, your job, your duty, and you are aware कि आपको कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, nobody can interfere in your life. This is very clear. सो अगर उनके साथ कुछ होता भी है, कहीं वे फ्रेम भी करते हैं, लेकिन सत्य है तो जीतेगा। दीज आर सम वैल्यूज विच कैन नेवर बी मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड। यस, थैंक यू। यस, नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर, दिस इज अनूप। मेरा सवाल ओझा सर से है। एक्चुअली सर, प्रेजेंटली माई एज इज 28 years and I am working in banking, so it is quite hectic, I mean from 10 to 7. So sir, do you think
ले आए? वो है या नहीं, ये तो एक अलग सवाल है। इतनी बड़ी कायनात, इनामदार साहब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे, उनको हटा दो, ये चलेगा? तो ये तो सवाल ही नहीं कि हम उस पर चर्चा करें। इनामदार साहब हैं, मालिक है यहाँ के, राजा हैं यहाँ, चला रहे ना, मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप बताओ इनामदार साहब दुनिया है कि नहीं है? भाई इतनी बड़ी चीज कैसे चलेगी? कोई तो चलाएगा, उस पर तो सवाल ही नहीं। लेकिन पहले आप ये देखो, क्यों ढूंढ रहे हो? सर हम चाहते हैं मेरा लड़का डॉक्टर हो जाए, तो उसको क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं, वो आशीर्वाद सबको देता है। दुनिया, आप एक अपराधी से नफरत करते हो, वो नहीं करता, और सबको हमेशा देता रहता है। लेकिन कौन ले रहा है, ये तो फर्क, ये सबसे बड़ी चीज, ले कौन रहा? उमर साहब, कैलिफ उमर कैलिफ, बगदाद के कैलिफ। अभी सर ने हमारे कहा आज के हालात, गांव का प्रधान पिजारो से चल रहा है, बोलेरो से चल रहा है, फॉर्च्यूनर से चल रहा है। कैलिफ उमर, बगदाद के कैलिफ। ईद मनाने का पैसा नहीं, अपने खजांची से कहते हैं कि यार कुछ पैसे दे दो, बच्चों के लिए कपड़े ले लूं, अगले महीने की तनख्वाह में वापस कर दूंगा। खजांची और तेज था, उसने कहा लिख के गारंटी दे दो कि अगले महीने जिंदा रहोगे। जब वैसे राजा थे तो लोग खुश थे। और इस देश में हालात बनाए किसने? हमने। डेमोक्रेसी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। अगर आपको अभी पता चल जाए कि मेरे ऊपर हत्या के 20 केस चल रहे, आप सब उठ के चले आओगे, इस आदमी से कुछ सुनना ही नहीं। आप जब मेरे सामने से उठ के जा रहे हो कि ये हत्यारा है, हम इससे कुछ नहीं सुनेंगे। सर ऐसे आदमी को संसद में क्यों बिठाते हो? हाथ में तो आपसे आके कह देता है मुसलमान खतरे में है, मैं बचाऊंगा। आपसे आके कह देता है मंदिर बनाने जा रहे हैं, बनाओ भाई मंदिर, मस्जिद में कोई दिक्कत, बना लो भैया, बना लो, हम कहां मना करें, एकदम बनाइए सर, हमें तो उस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। लेकिन ये बताओ सर, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे दिलाओगे? मंदिर बना लो, नीचे मंदिर बना लो, ऊपर मस्जिद बना लो, फिर ऊपर गिरजा घर बना लो, सब बना लो सर, मेरी जमीन में बना लो सर। लेकिन सर ये बता दो कि हमारे ये जो बच्चा एमसीए करके बैठा है, 4 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, इसको नौकरी कैसे दोगे सर? ये तो आप पूछते नहीं इन नेताओं से। फिर आप कहते हो हालात। अब इस देश के हालात को आप ही लोग बदलोगे, फिर आपकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, फिर उसमें से आप में से कोई निकलेगा सैफिन द ग्रेट, समझदार आदमी। तो वो जो हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे कोई वीकेंड का प्रोग्राम है, उसका पूरा मोटिव यही है कि हम 4-5 महीने में आपको पूरी चीज रिवाइज करा दें, पढ़ा दें और रिवाइज करा दें। तो वो इस इकरा को यहां आने का सबसे मेन थी, यहां कोचिंग बहुत है, टीचर बहुत हैं और सब अच्छे हैं। ना तो कोई टीचर बुरा होता है, ना कोई कोचिंग बुरी होती है। तो साहब आप लोग क्यों आए? हम खेलने नहीं आए सर, और ना खेलने सिखाने आए हैं। हम जीतने का सिद्धांत जानते हैं सर। खिलाड़ी तो यहां बहुत है, कोच यहां बहुत है, हम सर जानते हैं जीतने का फॉर्मूला। वो आपसे शेयर करने आए। इन्होंने कहा ना कंसोलिडेशन, आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस शब्द पे। 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी, जनाब ने पीछे से क्वेश्चन किया था, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल पे कब्जा, हड़बड़ाई नहीं, पहले बंगाल पे कंसोलिडेट किया। C इज टू सी, कॉन्क्वेस्ट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन। मराठा खाए जा रहे, 2 किलो चिकन खा गए, 3 किलो मटन खा गए, खाए जा रहे। भाई हजम भी तो कर ले। फिर बोले डिसेंट्री हो गई, होनी थी। अंग्रेजों ने खाया, हजम किया, जिम गए, एक्सरसाइज किया, 100 साल में पूरे देश पे कब्जा कर लिया। इसलिए मैंने आपसे शुरू ही किया यहां से बोलने के लिए। पहली चीज मैंने आपसे कहा, कहानियां हैं, समझना है।
दूसरी चीज मैंने आपसे कहा दिशा, डायरेक्शन, सारा खेल डायरेक्शन। तीसरी बात मैंने आपसे कहा लड़ना है, मजा लो लड़ाई का, रो नहीं सकते, रो नहीं सकते, आप रो नहीं सकते। जिसको भी लड़ाई का मजा आ गया, मेरे मामा जी ने मुझसे कहा अरे बड़े बड़े सपने देख रहे हो, कुछ नहीं करोगे, एक दुकान खोल लो गांव में, खाओगे नहीं तो भूखों मरोगे। मैंने कहा भूखों नहीं मरेंगे, आपका जो धन है उसको लूटेंगे, और ऐसी बातें मत कहा करो। फिर उन्होंने मेरी माता जी से कहा बहुत बदतमीज लड़का है। सर बदतमीजी आप कर रहे हैं, एक तो आप अपने आप को मेरा अपना कहते हैं, मां प्लस मां, जिसमें 2 मां लगा हुआ है, जो डबल मां लिए हुए वो अपने बच्चे को डिमोरलाइज कर सकता है। आप ये कहो कि बेटा और मेहनत करो, उठो, आगे बढ़ो, ऐसे नहीं होगा। आप करो कुछ नहीं करवाओगे, दुकान खोल लो। तो जब आपने शुरुआत की तो मैंने आपको जवाब दिया, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। तो पूरा ये खेल है सर, ये सिर्फ एक खेल है। मतलब लास्ट में इन्होंने जो कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप गरीब होके पैसा नहीं कमा सकते तो आप धीरू भाई अंबानी को नहीं जानते। क्या बात है, आप क्यों सोचते हैं सर ऐसा? इन्होंने कहा क्या मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन? ये फैजल साहब खड़े मेरे घर में जाते हैं, मैं अपने घर से बेघर हूं, मेरे घर में मेरा बर्तन अलग है। अब ब्राह्मण घर में गलती से पैदा हो गया, वो कहीं अफगानिस्तान वगैरह में पैदा होना चाहिए था मुझे, और गोश्त का मैं शौकीन हूं, तो उन्होंने मेरे बर्तन अलग कर रखे। मेरी माता जी आती चेक करती कि कहीं इसमें ना खा ले। ये कौन सी डिस्क्रिमिनेशन, किस बात की? और जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, आप पूछिए सामने बैठे, मैं अपने स्टूडेंटों से कहता हूं मुझसे 2 बात कभी मत बताना, एक अपना नाम और एक तुम्हारे फादर क्या करते हैं। कुछ भी करते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है सबको हेल्प करना। आपके फादर इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो भी मैं करूंगा, आपके फादर चपरासी हैं तो भी मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है। तो आप ठीक है। और फिर लास्ट अंतिम बात, आप जो है एवरेस्ट पे चढ़ने चाहते हो कि वहां से चढ़ के ऊंचाई से दुनिया देखेंगे, मजा लेंगे, लेकिन सर हर मजे के साथ एक खतरा है। तो एवरेस्ट में चढ़ने पर एवलॉन्च का खतरा है। आप कह रहे साहब हम खतरा नहीं लेंगे, तो अरावली पे चढ़ जाओ। कौन बोला सपना देखने के लिए आपको? आप सपना भी देखते हो। हमारा काम क्या है, हम ये नहीं कहने आए अरे भैया कोई दर्द नहीं होगा, हम आपको आईएएस बनाने आए, ऐसे उल्टी सीधी बातें हम नहीं करने आए। दर्द होगा, हम पता क्या बताएंगे आपको कि इस दर्द का मजा कैसे लेना है। आपको सब दर्द हो रहा है, हमको उठो और नाचे, बस नाचते नाचते हो जाएगा आपका काम। और यही काम है कोच का, यही काम है कोचिंग का। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। और लास्टली मैं चाहूंगा कि हमारी एक टीम है पुणे की, इकरा की टीम है, जिन्होंने पिछले 1 महीने में इतनी मदद की। अशरफ साहब हमारे कहाँ बैठे हुए, ये सामने बैठे हुए हैं, आइए। उसके बाद 1 मिनट पहले वो अशरफ साहब मोमेंटो दे दें, मोमेंटो दे दें, फिर मैं आपको इनकी अम्मी अब्बू से मिलाना चाहता हूँ कि आप वो आए, वो भी आए यहाँ पे। फिर मैं चाहता हूँ लास्टली मेरी टीम आ जाए, मैं एक बार आपको मिलाऊं कि देखिए साहब इन लोगों ने इतनी मेहनत, 24 घंटे से कुछ लोग हैं जो सोए नहीं है, उसमें से आराकान एक साहब इधर ये है। तो मोमेंटो आप दे दें, मेरा क्या है मैं तो ले लूंगा। तो
तो मैं चाहता हूं कि सैफिन साहब खुद अपनी अम्मी अब्बू को बुलाएं। यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हैं उनके लिए एक मैसेज ये है कि अगर मेरी सक्सेस में मेरे मॉम डैड का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई है, हर एक माँ बाप अपने बेटे बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मेहनत करता है, अपनी जी जान से मेहनत करता है, लेकिन एक चीज उन्होंने जो स्पेशल की वो ये है, दे गिव मी द फ्रीडम टू ड्रीम। तुझे जो करना है जैसे करना है यू डू, वी आर विथ यू। और ये सेंस ऑफ फ्रीडम आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है, और वही चीज इन्होंने की। अगर उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या ये बनना है वो बनना है। जब मैंने उनको बोला कि मुझे ऑफिसर बनना है, यस यू गो एंड डू इट। जब एनआईटी में होने के बावजूद मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया, मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं एक भी बार, जब जाके जब रिस्क लिया 1 साल यूपीएससी प्रिपरेशन का, जब घर के हालात ऐसे थे, जब ज्यादा मजदूरी करनी पड़ती, फिर भी दे नेवर सेड कि ओके जस्ट गो एंड स्टडी, गो एंड गेट सम जॉब जिससे फाइनेंशियल हेल्प हो जाए। नो, दे सेड ओके यू वांट टू डू यूपीएससी, जस्ट गो एंड डू यूपीएससी। दैट इज वेयर प्रोबेबली आई गॉट दैट फ्रीडम एंड दैट्स व्हाई आई कुड pursue my dreams so freely. So I would like to welcome Mummy, Papa, please come on the stage. लास्टली मैं चाहूंगा कि मेरी टीम, अशरफ साहब, अरकान और बाकी लोग, उबैद साहब और 2-3 लोगों का तो मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूं आप सब लोग आ जाए। रियाज भाई हमारे, वो तो मतलब तो मैं लास्टली सबको, पूना के सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं। आपने बड़ा सहयोग किया और आप आए बैठे इतनी देर, तो थैंक्स अ लॉट। So guys, we end this session with the national anthem. So I request all of you to please stand. Thank you. जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, Thank you very much, all of you. So, this seminar for today ends here.
And please, I request all of you to please go for refreshments outside and also submit the registration form at the registration desk. Thank you. My name is Upendra Davle. Thank you.